हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जो एडुटेरिया का बीपीएससी से प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जो नया प्रैक्टिस सेट का बुक आया था एडुटेरिया का, उसी से प्रैक्टिस सेट हमारा स्टार्ट हुआ था। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। 5 तक आपका अपलोड हो चुका है। आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ में वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लेलिस्ट जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो को जाके देख लें, वीडियो 1 से लेके 5 तक। और आज है हमारा प्रैक्टिस नंबर 6 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6 को। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश हैं। कितने? 34। वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश है और 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश हैं। तो दोनों को अगर लगा के अगर हम बात करें तो 34 न्यायाधीश हो गए। ठीक है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश पूछे तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, यानी DY चंद्रचूड़ जिनको हम बोलते हैं। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और वो भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा द्वितीय वाचन। किसी भी विधायक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है और द्वितीय वाचन में विधायक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर। निम्नलिखित में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन अगर किया जाता है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 तो सब में है, लेकिन 243 का क्या? आई, 243 आई हो जाएगा। इसके अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य के वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, सही है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। आपका कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बी नंबर सुमेलित नहीं है। राज्यसभा के लिए साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में योगदान के आधार पर सदस्यों के मनोनयन का विचार आयरलैंड से लिया गया है। ये राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो निर्वाचन पूछे तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकार में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पे लोकसभा अध्यक्ष के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों के सीटों के सही अवरोही क्रम को चुनें। तो सब बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में आपको जो राज्यसभा का सीटों की संख्या है वो 31 है। महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा 19, तमिलनाडु में हो जाएगा 18, उसके बाद बिहार में हो जाएगा 16। तो आंसर आपका ए ही हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को सबसे पहले हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। चलिए 8 नंबर देख। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? राष्ट्रपति को। किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर इनकी नियुक्ति करते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु उपचार के अधिकार का वर्णन किया गया है और इसे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है।
तो ये जो है अनुच्छेद 355 में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि तो जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को ही सरकार बनाने के साथ साथ उसे बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसीलिए कथन आपका अन्य कथन जो है वो सत्य है, लेकिन प्रजातंत्र की व्याख्या नहीं करते हैं, ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए? तो भारतीय शासन के इतिहास में ऐसे 2 राष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 में, और उसके बाद मोहम्मद फखरुद्दीन अली अहमद जो कि 1977 में। तो आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि सी और बी आंसर दोनों है। निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं सकता है? तो किसी भी वित्त विधायक को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, आंसर आपका ई हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का भी निर्वाचन करता है और राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति का अधिकार है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल पद से हटा सकता है। उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जा सकता है। तो आंसर आपका ई हो गया। चलिए 14 नंबर देखते हैं। किसी भी वित्त विधायक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो किसी भी वित्त विधायक को विधान परिषद केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि 14 ऑप्शन में ही नहीं है। 14 दिनों तक रोक सकती है। उसके पश्चात विधायक जिस रूप में विधानसभा में भेजा जाता है उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। साधारण विधायक को तो विधान परिषद अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में जो है एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? तो ध्वनि तरंग में जो विद्यमान नहीं है ध्रुवन प्रकाश तरंगों में होता है, ध्वनि तरंगों में नहीं। तो ध्रुवन इज द करेक्ट आंसर। मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? मोल्ड की बात करें तो ईस्ट, मोल्ड, मशरूम सब फंजाई के अंतर्गत आता है, फंजाई के अंतर्गत। और ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल श्रृंखला की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक डायऑप्टर निम्न में से किसके बराबर होता है? तो एक डायऑप्टर जो होता है वो 1 मीटर - 1 के बराबर होता है। इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए। निम्न में तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तो तापमान एसआई इकाई जो हो जाएगा वो केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है। मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? मोबाइल फ़ोन के जो चार्जर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफ़र है। क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन नंबर डी। ये पूछे अगर कैसे, तो देखिए वो तरंगे, अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन चार्जर मूलतः एक स्टेप डाउन ट्रांसफ़र है। ये उच्च वोल्टेज को क्या करता है? कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है, इसीलिए। निम्न में से गामा किरणें की प्रकृति है? तो गामा किरणें की प्रकृति उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। वो तरंगे जिनके संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और इनका तरंगदैर्घ्य सबसे कम किंतु आवृत्ति तथा ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन हो जाएगा आपका बी और सी। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। बाकी आपका ए, डी, ई, के सभी जो है ये वसा में घुलनशील है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें शक्ति की हानि अधिक होती है। शक्ति की हानि अधिक इसलिए होती है जब विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग विद्युत दक्षता बढ़ाने या शक्ति या ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए होता है, और लंबी दूरी तक विद्युत संचरण में शक्ति की हानि अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। हमारा जो मस्तिष्क होता है वो कोई ध्वनि की संवेदना को लगभग 0.1 सेकेंड तक बना के रखता है, और प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परिवर्तित ध्वनि के बीच के कम से कम का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। नाभिकीय के अलावा कोशिका के किस अंगक में डीएनए होता है? तो नाभिकीय अलावा कोशिका के एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा आपका हरित लवक में डीएनए होता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। डीएनए कोशिका के नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाए जाते हैं। डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था 1869 में, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फर्न है एजोला। ऑप्शन बी, नीलहरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल है, जबकि एजोला एक जलीय फर्न होता है, और दोनों सहचारी हैं और मिलकर अच्छी उर्वरता जो है वो प्रदान करते हैं। निम्न में किसमें फॉर्मिक अम्ल यानी कि मेथोनोइक पाया जाता है? तो बात करते हैं चींटी में जो होता है, चींटी में, बिच्छू में, मधुमक्खी में, ये सभी में फॉर्मिक अम्ल यानी मिथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। दैट मीन्स आंसर आपका ई हो जाएगा। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा या से है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। सूक्ष्म पोषक तत्व वो पोषक तत्व हैं जो पेड़ पौधे के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, बोरॉन, क्लोरीन, निकेल अति सूक्ष्म पोषक तत्व है। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया का उदाहरण है? तो श्वसन जो है वो मंद दहन का उदाहरण है। श्वसन मंद दहन का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा से कोशिका अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो प्लास्टिड जो होता है केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। प्लास्टिड दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि रंगीन प्लास्टिड होता है, और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जो श्वेत और रंगीन प्लास्टिड होता है। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा या से है? तो वो परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु क्रमांक किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण है। उष्मागतीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा या से है? वो हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करें तो हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टलीय, जबकि फ्लोरीन और क्रिस्टलीय अप्रूप है। फ्लोरीन जो है सो, और ग्रेफाइट उष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। उष्मागतिक रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी अप्रूप ग्रेफाइट है। अगला देखिए 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसका पदार्थ के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो इसकी बात करें अगर हम, तो खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में पराबैंगनी किरणें, सोडियम बेंजोएट और सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम बेंजोएट के बाद बेंजोइक अम्ल का भी प्रयोग होता है। इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, ये आपका सुमेलित है। उसके बाद अगर हम बात करें, जल गैस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सही है। कोल गैस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन प्लस हाइड्रोजन, ये भी सुमेलित है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये भी सुमेलित है। सीएनजी में ब्यूटेन और प्रोपेन, सीएनजी में ब्यूटेन प्रोपेन आपका जो है वो सुमेलित नहीं है। सीएनजी की बात करें तो मीथेन प्लस इथेन होगा, मीथेन प्लस आपका इथेन हो जाएगा। और अगर हम बात करें ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, तो ये जो होता है ये एलपीजी में होता है। किसमें? एलपीजी में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग होता है।
सिरके में एथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि देखिए, एक तो सिरका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग होता है, उसके बाद सिरके में एथेनोइक अम्ल उपस्थित भी होता है और गन्ने के रस किण्वित करने पर सिरका बनता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 3, 4 और 1। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। तो एक अर्धचालक में विद्युत जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जर्मेनियम को सिलिकॉन हो गया, और इनमें विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन एवं होल्स यानी जिसको कोटर भी बोलते हैं, दोनों की गति के कारण होता है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन सवर्गीय में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो इस प्रश्न को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये सरीसृप हो जाएगा और उभयचर हो जाएगा। उभयचर और सरीसृप। उभयचर एवं सरीसृप में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है जिसमें 2 आलिंद एवं 1 निलय होता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, जबकि पक्षियों एवं स्तनधारी में 4 कक्ष होते हैं। एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगी। विद्युत शक्ति को हम लोग P से बताते हैं, विभवांतर को V से बताते हैं और विद्युत धारा को हम लोग T से बताते हैं। तो P बराबर आपका फॉर्मूला होता है V इंटू T। चलिए, जिसमें क्या होता है कि V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V इंटू T के, इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो 4P इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। माता पिता का रक्त समूह और बच्चों में संभावित रक्त समूह। अगर माता A हो और पिता भी A हो तो बच्चे जो जन्म लेंगे वो A हो सकता है और O हो सकता है। तो आपका पहला नंबर तो A ही सुमेलित नहीं है, ठीक है। दूसरा है B और B की बात करें, अगर माता भी B है और पिता भी B है तो बच्चे जो जन्म लेगा वो तो B जन्म लेगा और या फिर O लेगा, ये करेक्ट है आपका। अगर दोनों O है, माता और पिता दोनों O है, तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ O ही जन्म लेंगे, ठीक है। अगर फोर्थ कंडीशन आपका बनता है कि अगर माता A B है, पिता भी A B है, तो बच्चा जो जन्म लेगा वो A हो सकता है, B हो सकता है और A B हो सकता है। तो सभी स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी A को छोड़ के। तो आपको जो है वो गलत ही स्टेटमेंट चुनना है, इसलिए आंसर A हो जाएगा। डीएनए में कौन सी संकरा पाई जाती है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोज, डीएनए में संकरा डीऑक्सीराइबोज होता है, जबकि आरएनए में संकरा राइबोज होता है। डीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है जो पूरक बेस पेयर के बीच कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक साथ बंधी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकॉन यौगिक की बनी होती है एवं कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो कवक का होता है काइटिन का, लेकिन आपसे जीवाणु का पूछा गया है जो ऑप्शन में नहीं है। आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसका होता है इसका जो हो जाएगा वो पेप्टोग्लाइकॉन हो जाएगा, पेप्टोग्लाइकॉन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो कवक जो है वो एक कोशिकीय नहीं है। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामेशियम, जीवाणु आदि ये सभी आपका एक कोशिकीय जीव है। वहीं आपका कवक, शैवाल ये सभी जो हैं वो बहुकोशिकीय जीव की श्रेणी में आते हैं। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है द्रव एवं गैस में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। संवहन, जिसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं, उष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। 44 है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। नव डार्विनवाद के अनुसार उत्परिवर्तन द्वारा जीवों में विविधता आती है और ये परिवर्तन वंशागत होते हैं। 45 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक हरितगृह गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है आपका वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर हरितगृह प्रभाव जिसको बोलते हैं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देती है, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है और जलवाष्प आता है, ऑक्सीजन नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है?
तो इसमें अगर हम बात करें तो केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों बेचने से बैंकिंग प्रणाली के बाहर के अतिरिक्त रिजर्व वापस ले लिए जाते हैं, जिससे मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है। इसीलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक था, और सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया है? तो 2011-12 में। 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन जोड़ा गया। 49 है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। वर्तमान में सिंचाई साधनों के विस्तार के कारण भारतीय कृषि मानसून पर आधारित नहीं है। बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है। बादामी क्रांति का संबंध मूंगफली के उत्पादन से है। तो इसमें केवल आपका 2 सही होगा। भारतीय कृषि के संदर्भ में बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है। केवल और केवल 2 आंसर सही है। आंसर आपका ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में स्पेशल इकोनॉमी जोन की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? तो 2000 में प्रारंभ की गई थी। भारत सरकार द्वारा सेज की नीति 2000 में सेज अधिनियम 2005 में लाया गया था। अधिनियम 2005 में। 51 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है? तो वस्तु एवं सेवा कर जो है ये प्रतिगामी प्रकृति का, ऑप्शन नंबर सी। वस्तु एवं सेवा कर एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है। कैसा? अप्रत्यक्ष कर है। चूंकि अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करते हैं और इसकी प्रकृति प्रतिगामी होती है। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो PR खन्ना समिति जो है ये NPA की रूपरेखा में परिवर्तन हेतु है। RV गुप्ता समिति कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हेतु है। PR नायक समिति लघु एवं मध्यम उद्योगों के ऋण हेतु है। अभिजीत सेन समिति लंबी अवधि के लिए खाद्य तैयार करने के लिए है। बिल्कुल आपका ई करेक्ट है क्योंकि सारा ऑप्शन आपका सही दिया है। निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के दर के बीच संबंध स्थापित करता है। पिछले दिन सेट में भी इस प्रश्न को किए थे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। इस योजना में 18 से लेकर 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति पात्र होंगे। दैट्स करेक्ट है आपका। इस बीमा योजना की जो प्रीमियम होगी वो 330 रुपया वार्षिक होगा, ये भी सही है। इस योजना के जोखिम कवरेज में 2 लाख रुपए का है, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। आंसर आपका ई हो जाएगा, सभी करेक्ट है। 55 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो 4 प्राथमिकताओं में PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर ऊर्जा, संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य ये भी सम्मिलित है। निवेश एकाभूत पोषण सभी आपका शामिल है। आंसर आपका डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। निम्न में से किस या किन उपाय या उपायों द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है? तो अगर कर में अगर हम वृद्धि कर देते हैं और व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी जा सकती है। तो करों में क्या हो जाएगा? करों में वृद्धि और किस में कमी कर देंगे? तो व्यय की कटौती कर देंगे, व्यय में कमी कर देंगे। तो आंसर ई हो जाएगा क्योंकि 1 से ज़्यादा आंसर है आपका। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार नवाब मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर लिया। सही है। मुर्शीद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त की इजारीदारी व्यवस्था आरंभ की। आपका तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था? तो रीडिंग के बारे में आपने सुना होगा, लॉर्ड रीडिंग। यह एकमात्र भारत में यहूदी वाइसराय था। 1921 से लेकर 1926 तक था
और इनके कार्यकाल में मोपला विद्रोह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन, ये सभी घटनाएं इन्हीं के समय में हुआ था। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो एक तो भाग जो नहीं लिया था वो व्यक्ति थे आपके साहूकार, दूसरा हो गए शिक्षित वर्ग, और तीसरा हो गए आपके जमींदार। तो ये 3 भाग नहीं लिए थे, बाकी खेतीहर मजदूर थे और कृषक थे। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। किसके या किनके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो डी के कर्व जो है महाराष्ट्र के समाज सुधारक डी के कर्व के प्रयत्न से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे और इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से विवाह किया और 1899 में पूना में विधवा आश्रम का स्थापना भी किया। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? प्रांतीय स्वतंत्रता, ये है। केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये सही नहीं है। केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वंद्व शासन गलत है। देखिए 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें केंद्र में द्वंद्व शासन की स्थापना की गई थी, और 1919 का जो अधिनियम था इसमें प्रांतों में लागू करके द्वंद्व शासन को समाप्त कर दिया गया था। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? तो ये राष्ट्रकूट के समय से संबंधित है, एलोरा का गुफा। बंगाल विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को होता है। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा करता है और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी होता है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में एकता प्रदर्शित करने के लिए राखी दिवस मनाया गया। 64 नंबर देखिएगा। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? 1915 में। राजा महेंद्र प्रताप 1915 में काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत के प्रथम सरकार का गठन किया था और स्वयं को राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाते हुए भारत की अस्थायी गणतंत्रात्मक सरकार का गठन किया और इसे जर्मनी एवं रूस द्वारा मान्यता दी गई थी। किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनी का क्या है? एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। देखिए क्वेश्चन आपका है कि किस चंदेल शासक ने जो है वो मोहम्मद गजनी पर आक्रमण किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो चंदेल शासक विद्याधर ने मोहम्मद गजनी पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन उल्टा लिखा, मतलब मिसप्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है। परंतु वह विद्याधर के निर्णायक के रूप में पराजित नहीं कर सका और अंततः दोनों के बीच संधि हो गई। दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि मुस्लिम लीग के संस्थापक अगर पूछे तो नवाब सलमुल्लाह खान थे। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमान एक विशिष्ट मंडल तत्कालीन वायसराय मिंटो से लिया और यहीं पर मुस्लिम लीग के गठन की रूपरेखा बना के रखा। 67 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। कोलकाता अधिवेशन 1901 में हुआ था, जबकि गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 जो बेलगांव में हुआ था उसमें बने थे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंग का गठन किसने किया था? तो इस लिंग का गठन करने वाला अगर हम बात करें कि 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंग का गठन किया था। तो आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि 2 आंसर इसमें करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साइमन कमीशन की बात करते हैं 1930 में। साइमन कमीशन 1930 में अपना रिपोर्ट देता है। उसके बाद दिल्ली समझौता, जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं, ये 5 फरवरी 1931 को होता है। 5 फेब 1931 को याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है आपका सांप्रदायिक पंचांट। सांप्रदायिक पंचांट 16 अगस्त 1932 को था। एंड पूना समझौता ये 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। तो अब इसमें आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन हो जाएगा, उसके बाद दिल्ली समझौता होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा सांप्रदायिक पंचांट, फिर पूना समझौता। तो 1-4, उसके बाद 1-4-3-2, ऑप्शन नंबर बी।
सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक E.M. फोस्टर के द्वारा लिखी गई थी। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर के द्वारा। पाइका विद्रोह के नायक कौन थे? तो पाइका विद्रोह के नायक बख्शी जगबंधु थे। ऑप्शन नंबर बी। 1817 से लेकर 1825 के बीच उड़ीसा में पाइका विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया और पाइका विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उड़ीसा में पाइका जाति के लोग द्वारा किया। महारानी विक्टोरिया किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया? 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया था। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि के साथ ही भारत की सम्राज्ञी घोषित किया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने। गांधी इरविन समझौते में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू थे और A.R. जयशंकर। इन दोनों के प्रयत्नों से गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। ऑप्शन E करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्फूर्ति समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो इसकी अगर हम बात करें तो बेरोजगारी की समीक्षा। ऑप्शन C। 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा सप्रू समिति का गठन बेरोजगारी की समस्या के लिए किया था और इस समिति द्वारा मध्यम वर्गीय बेरोजगारी की जांच कर रिपोर्ट 1935 में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी। 76 नंबर प्रश्न देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को पटना में गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। साथ ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष एवं भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? हरिविजय सूरी को। ऑप्शन नंबर C। अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु एवं जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। अब 1582 में अकबर जैन सिद्धांतों को समझने के लिए जैन आचार्य से संपर्क करता है और अकबर की रुचि सभी धर्मों में थी। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा है और इन्होंने किसी भी राजकीय प्रसन्न को स्वीकार नहीं किया तथा अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इन्होंने इनकार भी कर दिया था। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो चंदेरी का युद्ध 1530 ये सुमेलित नहीं है। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में हुआ था। बाकी घाघरा का युद्ध 1529, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527 सही है। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंशज था। इसके बाद जबकि सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो तुगलक वंश हो जाएगा। 1320 से लेके 1414 तक तुगलक वंश ने शासन किया था। वहीं खिलजी वंश 1290 से 1320 तक शासन किया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद अंतिम मुगल सम्राट था जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया और फिरोज तुगलक ने सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और हक ए सर्व नामक नवीन सिंचाई कर लगाया। दिल्ली के आसपास फलों में 1200 बाग भी ये लगवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगतियों आयोजित करने वाले शासकों के सही क्रम को चुनिए। तो देखिए सबसे पहले तो अजातशत्रु आता है, फिर कालाशोक आता है, फिर आपका अशोक आता है और फिर कनिष्क आता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सुमेलित है। 483, 383, 250 और प्रथम शताब्दी में, है ना, यही इसका क्रम था। नेक्स्ट प्रश्न है आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये आयुर्वेद के आचार्य थे।
निम्न में से कौन सही सुमेलित है? होयसल वंश विष्णुवर्धन, हून वंश तोमरमन, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, कुषाण कुजुल कंडफिशस। सभी सुमेलित हैं। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा है और द्वितीय शिलालेख में पशु एवं मानव चिकित्सा की व्यवस्था है। वहीं तृतीय में युक्त रज्जुक और पारदेशिक को हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने का निर्देश है और 5वां में क्या है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी है। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व भारत लौट गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित किया था? तो वो शिशुनाग था। शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित किया, जिसे कालाशोक ने वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र राजधानी को बना दिया। 90 नंबर प्रश्न है कि आत्मनिर्भरता शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य घोषित किया गया था? तो ये पंचम पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 के बीच शुरू की गई थी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन, आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता घोषित किए गए थे। इस योजना को जनता सरकार द्वारा 1 वर्ष में पूर्व समाप्त कर दिया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 6 अप्रैल 1948 की अगर हम बात करें तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा पेश किया गया था। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ब्याज दर का कम करना। ब्याज दर का कम करना जो है ये मुद्रास्फीति आपूर्ति, ब्याज दर कम करने से क्या होता है कि मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी, जिससे उपभोग, निवेश एवं तरलता में वृद्धि होगी और जो मुद्रास्फीति को कम करने की जगह और बढ़ेगी। 93 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित अगर हम करते हैं तो भारतीय औद्योगिक नीति निगम 1948 का है। IFCI कितना का है? 1948 का है। तो पहला आंसर तो आपका यही हो जाएगा, 2 वाला ऑप्शन दोनों में है। अभी भी आप देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा IDBI यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 का। IDBI 1964 का है। तो आपका हो जाएगा 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका BIFR 1987 का है, औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। उसके बाद लास्ट है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास निगम यानी सिडबी, इसकी जो है वो सिडबी का 1990। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से किसे GST यानी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के बाहर रखा गया है? तो पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली और इसके अलावे मानव उपयोग के अल्कोहल को भी GST दायरे से मुक्त रखा गया, इसीलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है? वह धनराशि जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है। अगर हम बात करें जब सरकार एक व्यय का आय से ज़्यादा होता है तो इसे पूरा करने के लिए सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिए गए उधार को बजटीय घाटा के अंतर्गत रखा जाता है। निम्न में किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? तो वो सेवाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी भी प्रकार की सेवाओं को चालू खाता के आवश्यक मद के अंतर्गत रखा जाता है। सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस वैश्विक संस्था द्वारा किया जाता है? तो WEF के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप को। निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? तो मोजाबे जो है वो आपका अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है। बाकी सहारा, कलहारी और बायगुदा मरुस्थल अफ्रीका महादेश में अवस्थित है, जबकि मोजाबे मरुस्थल उत्तरी अमेरिका महादेश के संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यहाँ पे कूट को देखना है। एस्किमो जनजाति की अगर हम बात करें, एस्किमो इसमें कह रहा है कि उत्तर सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
तो चलिए इसको पहले मिला लेते हैं ऑप्शन देख के। एस्किमो की अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। माओरी की बात करते हैं न्यूजीलैंड। बुशमैन का हो जाएगा अफ्रीका और सेमांग का मलेशिया हो जाएगा। आंसर आपका डी करेक्ट है। 100 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? तो डोबर जल संधि। डोबर जल संधि जो है जल संधि प्रायः दो जल राशियों को जोड़ने और दो जल खंडों को अलग करती है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। 101 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? पश्चिमी चंपारण में बूढ़ी गंडक जो है नदी, इसकी लंबाई सबसे अधिक है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो पूर्णिया जिला की जो सीमा रेखा है वह पश्चिम बंगाल से कम स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो पाइराइट सबसे ज्यादा बिहार में पाया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो गोपालगंज का लिंगानुपात 1021 है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का 876 है। तो गोपालगंज इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? समस्तीपुर में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है। ठीक है, अगर विकल्प के मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गंगा नदी की सबसे कम लंबाई समस्तीपुर में है, जबकि सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो पटना में, और गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो पालकोंडा पर्वत जो है ये झारखंड राज्य में, झारखंड कहते हैं। पालकोंडा पर्वत ये कहाँ है? तो पालकोंडा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा और वेलिकोंडा ये दोनों आपका आंध्र प्रदेश में है। कोलदाम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोलदाम ये आपका सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। शून्य रेखा कहलाती है। तो शून्य रेखा किसको कहते हैं? शून्य रेखा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को हम लोग शून्य रेखा कहते हैं। निम्न में किस या किन राज्य या राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है? तो झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा क्या है? ये पछुआ पवन का नाम है। पछुआ पवन का नाम है। ये दक्षिणी गोलार्ध में गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा जैसे नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 111। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? तो ये जो है उत्तरी अंडमान में अवस्थित है सबसे ऊंची चोटी। भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय खोला गया है कहाँ पे? लेह में। भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पहले कृत्रिम घुटना कदम की शुरुआत किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने की है? तो कृत्रिम रूप से बना हुआ घुटना का निर्माण किया है IIT मद्रास ने। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो हेलिना का परीक्षण भारत ने किया है। यह एक एंटी टैंक मिसाइल है हेलिना, और ये जो है रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला यानी DRDL हैदराबाद द्वारा DRDO के मिसाइल और सामरिक प्रणाली MSS क्लस्टर के तहत विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी कौन बना? पेटीएम बना है। पेटीएम प्रधानमंत्री के संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी बन गया है। वर्ष 2022 से 24 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत को। मनीला फिलीपींस में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की आयोजित बैठक में 2022-24 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है? दक्षिणी कोरिया जो है, दक्षिणी कोरिया ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफरेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा सैली ऐप लॉन्च किया गया है? केरल सरकार ने लाइफ स्टाइल बीमारियों को नियंत्रित करने निदान करने के लिए सैली ऐप को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है
कि केरल राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के रचनाकार किरण बेदी है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर शुल्क लगाने की घोषणा की है? यूरोपीय संघ ने। अगला है विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किस हवाई अड्डे पर किया गया? बेगमपेट हवाई अड्डा जो हैदराबाद में है, इस पर विंग्स इंडिया आयोजन किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हाल ही में स्पेन के बार्सिलोना शहर में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। बोल्ट्जमैन पदक 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए। तो दीपक धर जो है वो सांख्यिकी भौतिक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित किया गया है दीपक धर को। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 21वां सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर भारत हो जाएगा। 21वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 16 से 18 फरवरी डिजिटल माध्यम से हुआ है। टेरी यानी ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेराई का एक वार्षिक आयोजन है। टेरी नई दिल्ली में स्थापित एक शोध संस्थान है जो ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। किस यूरोपीय देश ने कोरोना को गंभीर बीमारी की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला लिया है? डेनमार्क ने कोरोना को गंभीर बीमारी से बाहर रखने का फैसला लिया है। कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? होयसल मंदिर को विश्व विरासत सूची में रखा गया है जो कर्नाटक में है। कौन सा देश भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला देश बन गया है? तो वो है नेपाल। यूपीआई को अपनाने वाला नेपाल पहला देश बना है। 31वीं दक्षिण पूर्व एशिया खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? वियतनाम ने किया है। अगला देखते हैं 129 नंबर। ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? राजस्थान ने ऊंट संरक्षण विकास नीति शुरू किया है। राजस्थान ने। भारत के किस खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए जो भारत के खिलाड़ी चुने गए हैं वो नीरज चोपड़ा हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा 2025 तक की है? बेल्जियम ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को बंद करने का घोषणा 2025 तक किया है। नीति आयोग द्वारा जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में समग्र सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सूची में शीर्ष पर जो है वो हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन सी। जूलजाना उपग्रह लॉन्चर हाल ही में काफ़ी खबरों में थी, यह किस देश से संबंधित है? ईरान ने हाल ही में अंतरिक्ष में जूलजाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। जूलजाना एक रॉकेट है। ऑप्शन बी। वर्ष 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर थी, तो वो 46.3 हजार रुपया। वर्ष 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 46.3 हजार रुपये थी। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2020-21 में 2.50% थी। स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021 से 22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्यवर्धन की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 3.9% है। वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है, तो वो है आपका कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मॉरिशस ने किया है। काठमांडू, नेपाल में आयोजित शेफ महिला चैंपियंस 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो ये जीतने वाला बांग्लादेश है। अब 10 प्रश्न आपका रीजनिंग और मैथ मिला के हैं, आंसर हम बता देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न होते हैं। 141 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 42 का आपका बी हो जाएगा।
सॉरी 42 का बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। एंड आपका 143 का सी हो जाएगा, 144 का आपका डी हो जाएगा, 145 का डी, 46 का आंसर हो जाएगा बी, 47 का हो जाएगा 47 का ए, 2 आंसर आएगा इसका, और 48 का हो जाएगा ए, 49 का हो जाएगा सी, और लास्ट प्रश्न है 50 नंबर, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये 150 प्रश्न था जो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आज का सेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।